हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का चौथा वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इससे पहले कि हम आगे प्रोग्रामिंग शुरुआत करें। जैसे कॉन्सेप्ट है, कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। अगर आप आगे प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें पहले कुछ पता होनी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सी कंपाइलर द्वारा रिजर्व्ड होते हैं। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर ने, जिसने भी सी को डेवलप किया है, उसने इन वर्ड्स को मतलब कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा है प्रोग्रामिंग में। और तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आप कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कीवर्ड्स का आप अपने वेरिएबल्स के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं ये आपको आगे बताऊंगा। और टोटल जो है सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स के नाम है, जैसे ऑटो है, आपका डबल है। डबल जो डेटा टाइप है एक तरह का। इंटीजर डेटा टाइप के लिए होता है। स्ट्रक्ट आपका स्ट्रक्चर के लिए है। ये ब्रेक है, एल्स है, स्विच है, ये सब आपके डिसीजन कंट्रोल में यूज़ होता है। लॉन्ग भी आपका डेटा टाइप है एक तरह का। रिटर्न का तो आप देख ही चुके होंगे जब हेलो वर्ल्ड का मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया था। कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है, और इन कीवर्ड्स का आप अपना वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि सारे कीवर्ड्स आपको अपने प्रोग्राम में स्मॉल लेटर्स में ही लिखने हैं, आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। डेटा टाइप जो होता है, कंपाइलर को बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है। तो बेसिकली सी में 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला इंटीजर है, कैरेक्टर है और फ्लोट है। और यही बेसिक है जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंटीजर में आपकी इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे 0 है, 9 है, 10 है, कुछ भी है। मतलब डेसिमल वैल्यू आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर टाइप में। जैसे कि 10.9 हुआ या 5.6, ऐसे वैल्यूज़ आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। कैरेक्टर जो होता है आपका, जैसे ए आपका एक कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है, स्पेशल सिम्बल्स आपके कैरेक्टर है, और प्लस माइनस का साइन हुआ वो भी आपको कैरेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद फ्लोट जो है वो आपका डेसिमल वैल्यू है। ये जो फ्लोट डेटा टाइप है, अगर आप इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें आप डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें आपको बताया कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको उस डेटा टाइप का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जो भी डेटा टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं। जो कीवर्ड मैंने आपको दिखाया था, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंटीजर ये कीवर्ड है, डबल भी है, ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोट भी है आपका डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अभी हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। तो ये कीवर्ड जो है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इस डेटा टाइप कीवर्ड है। उसके बाद एक स्पेस देके आप जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कुछ दिखाए हैं। मैंने int जो कीवर्ड है इंटीजर के लिए वो मैंने यूज़ किया, और नंब एक वेरिएबल नेम रख दिया है। तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस तरह से आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हो, साथ में उसमें कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कैर को कर सकते हैं। ये कैर जो है कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, और ये फ्लोट जो है देखिए डेसिमल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सी में। अभी मैं आपको आगे और भी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, तो उसमें चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने ये एक टेबल है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि साइन कैर क्या, अनसाइन कैर क्या कैर होता है। मतलब डेटा टाइप के कुछ और भी टाइप्स बताए गए हैं उसमें, और इनकी कुछ रेंज है कि ये डेटा टाइप इससे इसके बीच में नंबर को स्टोर कर सकता है। और ये इसका साइज़ है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी दिया हुआ है, और इसको कहते हैं जैसे मॉड सी है, मॉडुलर सी है। कैरेक्टर के लिए मॉडुलर सी यूज़ होता है, इंटीजर के लिए मॉडुलर डी यूज़ होता है। अगर लॉन्ग होगा इंटीजर तो मॉडुलर एल डी यूज़ होगा। तो ये है। उससे पहले मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो साइंड है और जो अनसाइंड है, इसका मतलब क्या होता है। साइंड का मतलब होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के पहले, अगर डेटा टाइप याद रखिएगा, डेटा टाइप के पहले अगर आपने साइंड लिख दिया तो इसका मतलब वो केवल और केवल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता है। मतलब उसमें आप +5 को भी स्टोर करा सकते हैं वैल्यू में, और -5 को भी स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी डेटा टाइप के पहले अनसाइंड लगा देते, जैसे यहाँ पे अनसाइंड क्या है या अनसाइंड इंट है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप केवल और केवल उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप करेंगे तो एरर आ जाएगी। और ये है।
और इसमें मैं इसे स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप ये कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और इंटीजर का है और एक फ्लोट का, ये तीन को जो है याद रखिएगा। जैसे मॉडुलर सी जो है कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, मॉडुलर डी इंटीजर के लिए, और मॉडुलर एफ आपका फ्लोट के लिए। और ये जो ऑपरेटर है इसको मॉडुलर ऑपरेटर कहा जाता है, क्योंकि जब मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं इनपुट आउटपुट दिखाऊंगा कि कैसे इनपुट आउटपुट किया जाता है, मतलब वैल्यू लिया जाता है, तो उसमें इन फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा। अब दूसरा कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है कैरेक्टर डेटा टाइप में ये होता है कि हर एक कैरेक्टर का, जैसे A to Z है, तो उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आस्काई वैल्यू होती है। ये एक वैल्यू होती है जो कि दी जाती है हर एक कैरेक्टर को। जैसे कि कैपिटल A के लिए जो इंटीजर वैल्यू आप मान के चलिए कि इंटीजर वैल्यू है वो 65 असाइन होती है। B के लिए, कैपिटल B के लिए 67 होगा, और फिर ऐसे ही जैसे आगे होगा C होगा तो उसका 67 होगा, फिर D होगा तो 68 होगा, ऐसे ही। और ये सब कैरेक्टर्स वैल्यू करस्पॉन्डिंग है, आपके कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ये भी मैं आपको प्रोग्रामिंग में और अच्छे से समझ में आएगा कि इनका क्या यूज़ है। और यहाँ पे जो स्पेशल सिंबल है वो आपका जैसे डॉलर साइन है, हैश है, ये सब स्पेशल सिंबल में आ जाता है। अब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो यूज़ होता है वो कंडीशन चेक करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या वो दोनों वेरिएबल्स बराबर है, या x बड़ा है y से, या x मान लीजिए छोटा है y से, तो ये सब कंडीशन चेक करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया। जैसे कि डबल इक्वल का यूज़ होता है इक्वलनेस चेक करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 कर देता हूँ, y की वैल्यू 2 कर देता हूँ, और जब यहाँ पे 2 डबल इक्वल 2 होगा, तो अगर जैसे कि 2 इक्वल 2 बराबर है तो ये एक ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर ये नहीं होता तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन चेक करता है, और अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है, और जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। और जो ये एक एंड ऑपरेटर भी है, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है जब आपको दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास x और y है, हमें, और एक z है, तीन वेरिएबल्स है, और हमें ये चेक करना है क्या x क्या y के बराबर है, और साथ ही में हमें ये भी चेक करना है क्या y z के बराबर है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इस ओवरऑल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ये बात आपको खास कर याद रखनी है एंड में, कि एंड के केस में जितने भी स्टेटमेंट है वो ट्रू होने चाहिए, तभी आपको ओवरऑल वैल्यू जो है ट्रू मिलेगी। और काफ़ी केस आता है, ये भी आपका जो होता है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि अगर ये वाली वैल्यू ट्रू निकल जाए, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ जाता है। और में एंड और में यही डिफरेंस है कि एंड में सारे रिजल्ट ही आपके जो ट्रू होने चाहिए स्टेटमेंट के, और में आपका कोई एक। और दूसरा एक नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर जो है आपका जो रिजल्ट होता है उसे पलट देता है। अगर मान लीजिए ये जो है x इक्वल टू वाई होता है और ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता, तो ये इसको नॉट में लगाने से ये फॉल्स में हो जाता है। तो इसका काम केवल यही है कि ये ट्रू को फॉल्स में करता है और फॉल्स को ट्रू में कर देता है। और इन सब ऑपरेटर्स का भी मैं आपको जब आगे वीडियो दिखाऊंगा डिसीजन कंट्रोल में कैसे, तो अब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। इसका जो यूज़ है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है। और यहाँ पे एक नया एक और ऑपरेशन है मॉडुलर डिवीजन। ये शायद से आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक तरह का डिवीजन है जिसमें हमें रिमाइंडर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर में 1 मिलेगा। और ये भी मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा आगे बना के, तब उसको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए इसमें कुछ प्रायोरिटी के बारे में बताया गया ऑपरेटर्स के बारे में। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉडुलर डिवीजन जो का ऑपरेटर है, ये परसेंटेज वाला साइन, ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है। सेकंड नंबर पे आपके प्लस और माइनस होता है, और थर्ड नंबर पे असाइनमेंट होता है। अब ये प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊँगा। कि उससे पहले हम लोग ये कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं कि क्या होगा अगर
इक्वल के ऑपरेटर में ऑब्वियस सी बात है a इक्वल टू 2 करेंगे तो a की वैल्यू 2 सेट हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा। डिवीजन में आपका जो भी जिससे होगा डिवाइड वो आ जाएगा, प्लस में प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस। और जो मॉड में मैंने आपको बताया था, इसे मॉड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसे मॉडुलर डिवीजन भी कह सकते हैं। इसमें जो आपको रिमाइंडर मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद ये प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स की क्यों ज़रूरत होती है, आप इस एग्जांपल से देखिए। हमारे पास मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसे अगर आपको सॉल्व करना हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा ऑपरेशन आप सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, तो ये आप कैसे बताएंगे। तो इसी चीज़ को बताने के लिए प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले यहाँ लेफ़्ट टू राइट देखेंगे और हमें सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर मिल रहा है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर हम उससे डिवाइड करेंगे और फिर उससे जो भी होगा। मतलब आपने एक शब्द सुना होगा, आपने जब मैथ पढ़ी होगी, बॉड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। उसी कॉन्सेप्ट से ये प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर आया है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीजन होता है, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन होता है, फिर एडिशन होता है। और उसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर जो है वो ब्रैकेट में है, तो हम लोग ब्रैकेट वाले को सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 + 4 ब्रैकेट में लिखा है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये माइनस वाला करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे ये मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में जुड़े हुए सारे अपडेट्स इससे मिलते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद।